बच्चों नमस्कार। संकल्प अकादमी परिवार सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता है और सभी लोगों को जो है स्वस्थ रहने की एक मनोकामना रखता है कि आने वाले समय में आप एक अच्छे योद्धा की भूमिका में अपना प्रदर्शन कर सकें। बिल्कुल स्वस्थ मन से, स्वस्थ तन से, स्वस्थ विचारों से, पूरे आत्मविश्वास से भरकर मैदान में आ जाइएगा और अपने अपने प्रदर्शन को जारी रखें। चलिए कुछ जो है आ जाइएगा जल्दी से ज़्यादा लोग जो है इस क्वेश्चन के महासंग्राम में जो है क्वेश्चन आंसर के महासंग्राम में सभी लोग अपना अपना योगदान दें। जो जितना योगदान देगा वही उतना शक्तिशाली होगा। 100% जो जितना चलेगा उतनी ही जानकारी होगी उसे, और जो जितना सुनेगा उससे और अच्छी जानकारी होगी, और जो चलकर सुनकर और आगे बढ़ेगा वो निश्चित है अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने में उसे कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए चलिए आज का मोटिवेशनल क्वाइट्स जो है आपके सामने रखते हैं, और मोटिवेशनल क्वाइट्स को जो है मोटिवेशनल क्वाइट्स आपके सामने आता है और समझिएगा। और आ चुका है मोटिवेशनल क्वाइट्स। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगर आपके पास विश्वास है, ताकत है, तो निश्चित है आप बढ़ते चले जाइएगा। आत्मविश्वास बहुत बड़ी ताकत है, आत्मविश्वास बहुत बड़ी दवा है जो आगे बढ़ने की। इस कारण आप अपना पूरा आत्मविश्वास बनाए रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज के क्वेश्चनों की श्रृंखला में शामिल हों। बहुत शानदार क्वेश्चन है और क्वेश्चन शानदार है। चलिए आज के क्वेश्चन की श्रृंखला को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है और पहला क्वेश्चन है आपका वंदे मातरम। बहुत शानदार। राष्ट्रवाद को भरते हुए, राष्ट्रवाद को, वंदे मातरम का उर्दू अनुवाद सब लोग जान चुके होंगे। वंदे मातरम का लेखक, वंदे मातरम किसकी द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? अरविंद घोष के द्वारा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है साथियों, वंदे मातरम का उर्दू अनुवाद किसके द्वारा किया गया? वंदे मातरम का उर्दू अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन आपके सामने हैं। मोहम्मद इकबाल, आरिफ मोहम्मद खान, हामिद अंसारी, नजमा हिप्तुल्लाह। तो बताइएगा जल्दी से, और आंसर बिना किसी देरी किए हुए बिल्कुल आप आंसर पर टिक करिएगा। और आंसर आता है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ऐसा व्यक्ति थे जो वंदे मातरम का उन्होंने उर्दू में अनुवाद किया था। तो समझिएगा बच्चों, बहुत पॉइंटेड जो है पहला क्वेश्चन है। वंदे मातरम की लेखक, वंदे मातरम जो है किसके द्वारा? जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा है, आनंद मठ से लिया गया। वंदे मातरम का जो है अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? वंदे मातरम के अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष के द्वारा किया गया। और आवाज आता उर्दू अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो आरिफ मोहम्मद खान। सबको समझ में आ चुका होगा। लेकिन आप बहुत से लोग मोहम्मद इकबाल पे ना दे रहे होंगे, तो मोहम्मद इकबाल की जब बात आ जाती है तो क्वेश्चन आ जाता है सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा किसने लिखा? तब आंसर मोहम्मद इकबाल का नाम आ जाता, तब मोहम्मद इकबाल का नाम आता है। तो चलिए समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला, राष्ट्रगान, देखो शानदार क्वेश्चन है। राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? समझिएगा, भारत, आयरलैंड, अमेरिका, जापान। तो बताएगा, आंसर बताएगा विश्व का पहला देश, और आंसर है बिल्कुल सही है। आंसर आपका आ जाएगा जापान। जापान जो है
राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश है। बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। राजभाषा समिति, राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? बिल्कुल क्वेश्चन है, ये राजभाषा को लेकर बनी थी समिति। हिंदी भारत की राजभाषा है और राजभाषा आयोग बना था, बीजी खेर की अध्यक्षता में जो है राजभाषा आयोग बना था। लेकिन यहां क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तब आंसर बताना पड़ेगा आपको। राजभाषा समिति में जो है कुल 30 सदस्य होते हैं। राजभाषा समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें जो है 20 जो हैं वो लोकसभा के होते हैं और 10 जो हैं वो राज्यसभा के थे। 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के, ये राजभाषा समिति में। इसका आंसर जो है टोटल 30 सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही आंसर दिया। राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो बिल्कुल सही है, 30। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, संसद के सत्रों में, देखो समझिएगा, संसद के सत्रों में सबसे छोटा सत्र कौन सा होता है? संसद के सत्रों में सबसे छोटा सत्र कौन सा होता है? और संसद के सत्रों में पूछा जाता है तो सबसे छोटा सत्र बताओ जल्दी से बेटा, जल्दी से आंसर बताइएगा। आपका ध्यान बिल्कुल अपने लक्ष्य की ओर होना चाहिएगा और बिल्कुल सही है, और वो आपका आंसर है शीतकालीन सत्र। सबसे छोटा शीतकालीन, सबसे छोटा शीतकालीन, सबसे बड़ा बजट सत्र, सबसे बड़ा बजट, बड़ा बजट छोटा शीत, बड़ा बजट छोटा शीत। इसलिए समझिएगा, बड़ा बजट छोटा शीत, ये समझिएगा। बड़ा छोटा पूछा जाए तो माइंड लगाना बच्चों, बड़ा पूछा जाए तो बी फॉर बजट, बड़ा पूछा जाए तो बी अर्थात बी फॉर बजट, और छोटा पूछा जाए तो सी फॉर छोटा, छोटा पूछा जाए तो सी फॉर छोटा। तो हालांकि हम अंग्रेजी को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं, ये ना समझ लेना सर बहुत बढ़िया अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, ये तोड़ मोड़ के, ये जीएस में सब चलता है। इस कारण सी फॉर शीतकालीन, बी फॉर बजट, बड़ा बजट छोटा शीतकालीन। समझ में आ चुका होगा। चलिए बहुत बढ़िया आंसर, शीतकालीन सबसे छोटा होता है, बजट सबसे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया? किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया? समझिएगा, लोकसभा का कार्यकाल 2 बार, यहां क्वेश्चन समझिएगा, 2 बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, तो स्वाभाविक है बिल्कुल सही आंसर 1976। 1976 में जो है लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों जल्दी से बताइएगा, किसके निर्वाचन में राज्यों के विधानमंडल भाग नहीं लेते? देखो बताइएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बढ़ते जाइएगा, आंसर बताते चलिएगा, मंजिल मिलेगी आपको 100%, आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो बताइएगा किसके निर्वाचन में राज्यों के विधानमंडल भाग नहीं लेते? तब आंसर आपका होगा, ये समझिएगा, आंसर होगा उपराष्ट्रपति। अर्थात उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है वो लोकसभा और प्लस राज्यसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा प्लस राज्यसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं, यह समझना पड़ेगा। और यदि राष्ट्रपति का पूछा जाए, राष्ट्रपति का पूछा जाए तो आपका आंसर आ जाता है, राष्ट्रपति का पूछा जाए तो आपका आंसर आ जाता है, राष्ट्रपति में जो है लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा। यहां क्वेश्चन है किसके राज्यों के विधानमंडल भाग नहीं लेते, यहां आंसर आपका उपराष्ट्रपति है। तो लोकसभा और राज्यसभा और
के निर्वाचित हैं, ये लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, अर्थात जो बनता है वो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इनको मिलाकर जो निर्वाचक मंडल बनता है वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। राज्यसभा में पूछा जाए तो केवल विधानसभा के सदस्य जो हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो आंसर होगा आपका उपराष्ट्रपति। बढ़िया, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद, भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे? देखो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था, लेकिन पूरी तरह से संविधान लागू नहीं कर पाए थे। इस कारण केवल 16 अनुच्छेद थे, 16 अनुच्छेद जो है वो उसने लागू कर दिए गए थे। शेष जो बचे थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। वो शेष जो बचा था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस कारण जो है यहाँ क्वेश्चन पूछा है कितने अनुच्छेद पूछा है, तो आंसर होगा 16। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन अमेरिका, आयरलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो बताइएगा केंद्र राज्य संबंध यदि पूछा जाए तो आपका आंसर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से जो है केंद्र राज्य संबंध लिए गए हैं, केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। जापान से जो है आपका, जापान से जो है लिया गया है कानून के समान संरक्षण। इसके अलावा आयरलैंड से जो है, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। तो आंसर आपका होगा ऑस्ट्रेलिया से। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आ जाइएगा अपने गृह प्रदेश में। सब लोग कहते हैं घर की गृह प्रदेश की बात करें। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, तो समझिएगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, अगला क्वेश्चन है गोमत ताल। देखो समझिएगा, समझो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। गोमत ताल भारत के कौन से राज्य में है? गोमत ताल बताइएगा। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, केवल समझने की बात है। आप समझ जाएंगे आंसर, फटाक से आंसर आ जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। गोमत ताल समझना पड़ेगा। और गोमत ताल जो है वो उत्तर प्रदेश में है बच्चों, उत्तर प्रदेश में गोमत ताल है। अब समस्या आ जाती है, हमने गोमत ताल नहीं सुना नाम, तो गोमत ताल जब आ जाता है तो गोमत ताल कभी आ जाता है फुल्लर झील। फुल्लर तो नाम सुना होगा ना, फुल्लर झील, फुल्लर झील नाम सुना होगा। और क्वेश्चन आ जाता है फुल्लर झील कहां पर स्थित है, तब आपका उत्तर प्रदेश। तो फुल्लर झील को ही गोमत ताल के नाम से जाना जाता है, फुल्लर झील को ही गोमत ताल के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, बिल्कुल सही। सबको शुभकामनाएं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार। जब छोटा पूछा जाए तो समझ लेना उसमें छोटा में कहीं ना कहीं मिला कोई समावेश है। छोटा बोलोगे तो तुम्हें कोई ना कोई आंसर वहां मिल जाएगा। और सबसे छोटा पक्षी बिहार, समझ जाओ क्या आंसर होगा। आंसर होगा आपका पटना पक्षी बिहार। आंसर क्या होगा? पटना पक्षी बिहार। हमने कहा था छोटा पटना, छोटा और पटना, छोटा और पटना। तो समझिएगा। अब सोच रहे होंगे कहां पर है ये समस्या, है कहां पर? तो
पटना पश्चिम बिहार जो है वो आपका एटा में है। पटना पश्चिम बिहार एटा में है। हस्तिनापुर पश्चिम वन्य जीव विहार मेरठ में, हस्तिनापुर जो है मेरठ में है। लाख बहोसी जो है वो कन्नौज में है, लाख बहोसी कन्नौज में है। और नवाबगंज या चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार ये आपका उन्नाव में आ जाएगा, ये आपका उन्नाव में आ जाएगा। तो सबको समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके आता है, पिंडर घाटी बताइएगा। पिंडर घाटी स्थित है, पिंडर घाटी स्थित है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम। यदि इसका आंसर बता दिया तो बिल्कुल सही दिशा की ओर आप चल रहे हैं। बताइएगा पिंडर घाटी कहां पर स्थित है। वैसे आंसर कोशिश कर रहे हैं लोग, और आंसर आपका होगा उत्तराखंड। आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। देवों की भूमि है उत्तराखंड। लेकिन आप लोगों के माइंड में एक बात हो रही होगी कि पिंडर घाटी क्या है, तो कभी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है फूलों की घाटी। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी पूछा जाता है कौन से राज्य में है फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी को ही पिंडर घाटी कहा जाता है, फूलों की घाटी को ही पिंडर घाटी कहा जाता है। इस कारण उत्तराखंड में अल्मोड़ा में जो है फूलों की घाटी है। तो समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस लकड़ी का प्रयोग नाव बनाने में होता है? किस लकड़ी का प्रयोग नाव बनाने में होता है? बताओ जल्दी से। चीड़, सागौन, रोजवुड, बालसा। बताओ जल्दी से। नाव बनाने में ये तो देखेंगे पता चल जाएगा। नाव बोलोगे तो आंसर मिलेगा, नाव बोलोगे तो आंसर मिलेगा, नाव बोलोगे तो आंसर मिलेगा। और आंसर होगा बालसा, आंसर होगा बालसा। बालसा की लकड़ी से जो है नाव बनाई जाती है। तो समझ में आ चुका कि नहीं? नाव बोलोगे तो बालसा, नाव बोलोगे तो बालसा। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन से मरुस्थल में नाइट्रेट के विशाल भंडार पाए जाते हैं? कौन से मरुस्थल में नाइट्रेट के विशाल भंडार पाए जाते हैं? अटाकामा मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। तो बताइएगा नाइट्रेट के विशाल भंडार पाए जाते हैं। तो नाइट्रेट के विशाल भंडार पाए जाते हैं तो बिल्कुल सही है आपका अटाकामा मरुस्थल। कौन सा आंसर होगा? अटाकामा मरुस्थल। दोनों मरुस्थल ये जो है दक्षिणी अमेरिका के हैं। अटाकामा जो है दक्षिणी अमेरिका के हैं, पेंटागोनिया दक्षिणी अमेरिका का है। लेकिन यदि पूछा जाए सहारा कालाहारी तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। इस कारण जो है, लेकिन इसका आंसर जो है अटाकामा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंटार्कटिका में जन्म लेने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अंटार्कटिका में बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठंडा महाद्वीप है, ठंडा महाद्वीप है, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है। तो वहां पर जन्म लेने वाले पहले व्यक्ति कौन थे बताइएगा। और आंसर आपका रहा अमेलियो पाल्मा। अमेलियो पाल्मा जो है वो अंटार्कटिका में जन्म लेने वाले पहले व्यक्ति थे, अमेलियो पाल्मा। लेकिन एमजेड कासिम दिया है। एमजेड कासिम यदि पूछा जाए तो पहला अनुसंधान दल अंटार्कटिका में गया था, तो उसके एमजेड कासिम के नेतृत्व में जो है पहला अनुसंधान दल गया था। लेकिन इसका आंसर अमेलियो पाल्मा है, अमेलियो पाल्मा। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। चलिए
निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियाई देश नहीं है? स्कैंडिनेवियाई देश नहीं है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, बताइएगा जल्दी से। स्कैंडिनेवियाई देश नहीं है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड। तो आंसर बताइएगा। आंसर आपका रहा फिनलैंड। भौगोलिक दृष्टि से फिनलैंड स्कैंडिनेवियाई में नहीं आता है। यहां जो ऑप्शन दिए गए हैं वो तीनों स्कैंडिनेवियाई देश हैं, लेकिन ये फिनलैंड स्कैंडिनेवियाई देश नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आ गया जल्दी से। झांसी का किला किसने बनवाया? झांसी का किला किसने बनवाया? अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा झांसी का किला, और वो है झांसी जो है स्टेशन चर्चा में रहा, इस कारण उसका नाम बदला गया है। तो रानी झांसी के नाम पर किया गया लक्ष्मीबाई स्टेशन। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है झांसी का किला किसने बनवाया? और आंसर आपका रहा वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला के द्वारा झांसी का किला बनवाया गया था। वीर सिंह बुंदेला के द्वारा झांसी का किला बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय जहाजरानी विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की गई थी? भारतीय जहाजरानी विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की गई थी? तो आपका आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका चेन्नई। चेन्नई में भारतीय जहाजरानी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। भारतीय जहाजरानी विश्वविद्यालय की स्थापना चेन्नई में की गई थी। और इसकी शाखाएं पूछी जाएं, इसकी शाखाएं परिसर पूछे जाएं, तो परिसर यहाँ पर मुंबई में भी है, विशाखापट्टनम में भी है, इसके अलावा जो है कोलकाता में भी है। स्थापना चेन्नई में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मूलिंगला दर्रा भारत के कौन से राज्य में है? मूलिंगला दर्रा भारत के कौन से राज्य में है बताएगा? और आंसर रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड में मूलिंगला दर्रा है। उत्तराखंड में मूलिंगला दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में पूछा जाए तो बॉमडिला है। अरुणाचल प्रदेश में बॉमडिला है। जम्मू कश्मीर में जोजिला है। जम्मू कश्मीर में जोजिला है। इसका बनियाल हिमाचल प्रदेश में सिपकीला है। हिमाचल प्रदेश में सिपकीला है। लेकिन यहां पर आपका उत्तराखंड आ जाएगा। मूलिंगला जो है वो उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। गगन चुक्की तथा बाढ़ चुक्की क्या है? गगन चुक्की तथा बाढ़ चुक्की क्या है बताइएगा? पर्वत, झरना, तांबे की खान, मरुस्थल। बताओ जल्दी से आंसर बताइएगा। गगन चुक्की तथा बाढ़ चुक्की क्या है? तो गगन चुक्की बाढ़ चुक्की जो है जलप्रपात है, झरना है, और वो कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पर बना है। गगन चुक्की एक पूर्व में है और एक पश्चिम में है। गगन चुक्की तथा बाढ़ चुक्की जो है वो झरना है। यहाँ कंफ्यूजन होता है, कहा जाता है तांबे की सबसे बड़ी खान, तब यहाँ पर चुक्की कमाटा आ जाता है। तब यहाँ पर चुक्की कमाटा आ जाता है। तांबे की सबसे बड़ी खान चुक्की कमाटा। लेकिन इसका आंसर है जो झरना है, अर्थात जलप्रपात है। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, उत्तर प्रदेश में आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का प्रारंभ कब हुआ? और इसका आंसर जो रहा, इसका आंसर रहा, जल्दी से बताइएगा। आंसर इसका बहुत जल्दी आना चाहिए। आंसर रहा 2017। 2017 में आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का प्रारंभ कब से हुआ बताएगा? आंसर 15 फरवरी 2020, 15 फरवरी 2019, 15 फरवरी 2021, 15 फरवरी 2018। तो आंसर सब में 15 है, तो बिल्कुल सही है। 15 फरवरी 2021। 15 फरवरी 2021 को जो है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया?
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया? और उद्घाटन जो है, नए भवन का उद्घाटन पूछा है, उद्घाटन आपका आ जाता है, तो नए भवन का उद्घाटन जो है मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट का जो है उन्होंने उद्घाटन किया। और मॉरिशस के जो है राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ से के साथ में दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया था। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो आंसर आपका बिल्कुल रटा रटाया आंसर है, समझ रहे होंगे सभी लोग, और आंसर हुआ आपका 500। 500 जो है राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। बिल्कुल सही। अगला आ जाता है लोकसभा की अधिकतम निर्वाचित आ जाता है, लोकसभा के अधिकतम आ जाता है, निर्वाचित आ जाता है तो 550, अधिकतम 552 आ जाता है। और विधान परिषद की पूछी जाए तो 100 है। वेरी गुड। लेकिन यहां पर जो है वर्तमान में 100 है, यहां पर जो अधिकतम पूछा गया विधानसभा की 500 से अधिक नहीं हो सकती है, अर्थात 500 है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संसद किसकी सिफारिश पर विधान परिषद का अस्तित्व समाप्त कर सकती है? संसद किसकी सिफारिश पर विधान परिषद का अस्तित्व समाप्त कर सकती है? राज्यपाल की, मुख्यमंत्री की, विधानसभा की, विधान परिषद की? बताओ जल्दी से। और आंसर आपका बिल्कुल सही है, जो है विधानसभा का, जब विधान परिषद का अस्तित्व समाप्त करना होता है तो प्रस्ताव विधानसभा में पास होता है। इसकी सिफारिश पर ही संसद जो है विधान परिषद का अस्तित्व समाप्त कर सकती है, विधान परिषद का निर्माण भी कर सकती है और विधान परिषद का अस्तित्व भी समाप्त कर सकती है। तो आंसर रहा विधानसभा की। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बिल्कुल अंतिम चरण में क्वेश्चन चल रहे हैं। बिल्कुल बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति गोरा के नाम से जाना जाता था? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति गोरा के नाम से जाना जाता था? बताइएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अल्लूरी रामकृष्णन, गोपाराजू रामचंद्र राव, घनश्याम दास बिड़ला, महादेव देसाई? बताइएगा जल्दी से। और आंसर जो रहा, सबसे भारत कहा जाता है उसने नास्तिक संघ की स्थापना की थी, और वो है आपका गोपाराजू रामचंद्र राव। यद्यपि महात्मा गांधी आस्तिक थे, लेकिन इनके अच्छे महात्मा गांधी का दोस्ताना था। गोपाराजू रामचंद्र राव ये जो है प्रसिद्ध हैं। इनको गोरा के नाम से भी जाना जाता था। महात्मा गांधी के राजनीतिक सचिव पूछे जाएं तो महादेव देसाई, आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संसदीय ग्रुप का गठन कब हुआ था? भारतीय संसदीय ग्रुप का गठन 15 सितंबर 1952, 16 अगस्त 1948, 15 जुलाई 1952, 26 जनवरी 1950। सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार सुना होगा, ये मिलता है। और वो सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार का जो चयन किया जाता है वो भारतीय संसदीय ग्रुप के द्वारा किया जाता है। और इसका गठन जो हुआ था वो 16 अगस्त 1948 को भारतीय संसदीय ग्रुप का गठन हुआ था, 16 अगस्त 1948 को। चलिए आज का क्वेश्चन फिर अगला चलता है। बिल्कुल अंतिम चरण में क्वेश्चन चल रहे हैं। बिल्कुल हम लेखपाल का शानदार क्वेश्चन आपके सामने पेश कर दे रहे हैं। इसको जो है समझिएगा। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए थे? बताइएगा। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जो हुए थे वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे 24 जनवरी 1951 को। 24 जनवरी 1951 को जो है उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे। इसके बाद वह
लागू कर दिया गया था उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम। बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे कम उम्र के मंत्री कौन थे? केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे कम उम्र के मंत्री कौन थे? अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, अनुप्रिया पटेल, निशीथ प्रामाणिक। बहुत शानदार क्वेश्चन है। सबसे कम उम्र के महिला सांसद पता चल गया होगा, ठीक है। सबसे अधिक उम्र के सांसद पता चल गए होंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर सबसे कम उम्र के जो है मंत्री पूछा जा रहा है। सबसे कम उम्र के मंत्री जो है वो निशीथ प्रामाणिक। निशीथ प्रामाणिक जो है सबसे कम उम्र के मंत्री हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में। चलिए, आज की क्वेश्चन का सफर जो है बिल्कुल खत्म होता है और लास्ट के लिए आपके लिए आ जाता है कि लाइक भी करें चैनल को हमें, और शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। सभी लोगों ने बहुत मन से, बहुत विश्वास से जो है क्वेश्चनों का जवाब दिया। सभी के हम बहुत आभारी हैं। आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं। अगली क्लास में फिर आपके साथ मिलेंगे, फिर शानदार क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तो फिर चलिए आज हम विदा लेते हैं। सभी को नमस्कार और धन्यवाद।